हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप रोड़ा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी ग्रुप न्यू सिलेबस का पेपर नंबर 4, ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4, दैट इज CAFM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आपका जो पेपर नंबर 4 है CAFM, इसमें किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर की कॉर्पोरेट है, कितने नंबर की FM है, किस तरीके से पेपर का पैटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का, थ्योरी कितने मार्क्स की, A to Z, 1 to ऑल, और कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए CFM के लिए। और कुल मिला के टाइम आपको कम से कम, अगर बहुत ज़बरदस्त तरीके से 100% डेफिनेट एग्जाम्शन चाहते हो, मिनिमम 60+ चाहते हो, तो कितने महीने हमें स्टडी करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, क्या प्लान फॉलो करना चाहिए, इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली होने वाला है वो बच्चे, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो क्या है जून 25 या दिसंबर 25 एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं CA के ग्रुप 1 में, या बोथ ग्रुप देने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा ग्रुप 1 जो है 4 पेपर हैं। पेपर नंबर 4 है CFM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें मैं अगर आपको बात करूं, हमारे पास कुल मिला के CAFM में 2 यूनिट हैं। A सेक्शन है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ये कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। दूसरा B पोर्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज FM, ये कितने मार्क्स का है हमारे को, 40 मार्क्स का है। ठीक है, अब कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से पेपर आता है। FM में हमारे पास 20 मार्क्स के, देखा जाए 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, दूसरा क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का होता है, इसमें हमारे पास A और B ऑप्शन होती है। ठीक है, मतलब A प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है, B थ्योरी का पोर्शन होता है, तो दोनों में से हमें एक करना होता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, दूसरा हमारे पास किस तरीके से होता है, चॉइस में, थ्योरी या प्रैक्टिकल, दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट की। कॉर्पोरेट वाला पोर्शन है, कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। अब हमारे पास यहाँ पर 15 मार्क्स के, अगर हम बात करें, पहला जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो होता है कंपलसरी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट 2, 3, 4, 15 नंबर के कुल मिला के देखा जाए 3 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, फिफ्टीन मार्क्स के कुल मिला के 4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, फिर हमारे पास जो चौथा होगा उसमें चॉइस होगी। ठीक है, हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होगी, वो किस चीज़ की होगी, थ्योरी की। ठीक है, हमारे पास थ्योरी की चॉइस होगी, हम 5 नंबर के 3 क्वेश्चन 15 नंबर के थ्योरी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा पेपर जो है वो सेट होने वाला है। अब पास परसेंटेज क्या है ये आपको ये भी पता होनी चाहिए, कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है, वो भी क्लियर कर देते हैं। 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है, हमारे को कुल मिला के
40 मार्क्स चाहिए मिनिमम, ठीक है, 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए। अब 40 मार्क्स ऐसा नहीं है कि आपको ए सेक्शन में से लेकर 60 का 60% होना चाहिए, बी में 40 का 40% होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरे पेपर नंबर 4 CAFM में कितने नंबर चाहिए? मिनिमम 40 चाहिए, ठीक है, 40 नंबर मिनिमम चाहिए, ठीक है। और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम मिनिमम आपको 60 प्लस मार्क्स लेने हैं, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट में भी अगर आप 40 के लिए अप्रोच से चलोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, मजे वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि ये इकलौता सब्जेक्ट है जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप, ये आप मान के चलिए आपका पूरा का पूरा ग्रुप पार करवा सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। स्पेशली उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से है, ठीक है, या फिर जिनका जो अकाउंट्स बहुत ही ज़्यादा वीक रहा है, ठीक है, उनका फेवरेट में से एक सब्जेक्ट नहीं रहा है, या फिर आप कह सको कि बहुत से बच्चों का CS में जो CAFM है वो बहुत ही एक्चुअली में सही नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे मोस्टली मैं देखता हूँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को पहले ही एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को पहले ही एक्सेप्ट कर लें तो आपका रिजल्ट बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा, आपके 6 महीने बच जाएंगे। मोस्टली मैं देखता हूँ बच्चों को लास्ट 2 महीने या 3 महीने पहले नींद खुलती है, उस CAFM की क्लासेस ले रहे होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में बिल्कुल ही सुसाइड वाला काम है, ठीक है। अगर आपको CAFM करना है तो आप शुरुआत में आपको कम से कम कितने समय आपको देना है, कितने महीने देने हैं CAFM को, अगर आप चाहते हो तो देखिए, होने को तो 1 महीने में भी हो जाता है, ठीक है ना, होने और पास होने में फ़र्क होता है ना। अगर आप सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने की तरफ सोचेंगे तो तब बात नहीं बनती होती, ठीक है। आपको CAFM को जेन्युइन तरीके से स्टडी प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, चाहे वो आप अपने आप कीजिए, टेस्ट सीरीज है ना, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ टेस्ट लीजिए। अगर आप किसी के मान लीजिए जैसे हम हैं, किसी से ट्यूटोरियल CAFM की टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से हर सब्जेक्ट सॉरी हर चैप्टर की कंप्लीशन के बाद आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, जेन्युइन तरीके से टेस्ट दे सकते हो, आपका प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप, मैं बच्चों को इतना श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, अगर आपके वहाँ पर 65 to 70% अगर आपके मिनिमम आ गए तो आप लिख के ले लीजिए, आपकी एग्जामिशन पक्की है, ठीक है जी। क्योंकि मैं इतनी सारी बेसिक्स चीज़ों के बारे में बच्चों को बताता हूँ रेगुलरली टेस्ट में और टेस्ट के दौरान बाद में भी, जिससे एक्चुअली में बच्चा अपने आप ही उन बेसिक जो बारीकियां हैं, जो गलतियां हैं, अगर आप वाकई ही आपका ड्रीम जल्द से जल्द CS बनने का है तो आप उसको अचीव कर लोगे, ठीक है। तो कम से कम आपको ये चीज़ें करने के लिए 4 महीने का 4 महीने का हमारे पास समय होना चाहिए। अगर आप 4 महीने देते हो, 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे का अगर आप ऑन एन एवरेज देते हो CAFM को आराम से, ठीक है, तो 101% गारंटेड आपका बड़े मज़े से, जितना मर्जी आपका अकाउंट्स के बेसिक्स पुअर हैं, वीक हैं, जिस तरीके से मर्जी हैं, अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस, मेरी गाइडेंस, ठीक है,
आप फॉलो करते हैं और स्पेशली टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं, आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो एग्जाम्शन तो लिख के आ जाएगी आपकी। क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो सी एस का सी एफ एम का पेपर है, डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता नहीं होता नहीं होता। आप लेक्चर्स मेरे करने के बाद बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो 4 महीने का अगर आप अपने आप को समय दोगे, क्योंकि देखिए एक तरफ दो चीज़ें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं, एक चीज़ बच्चों मेरे ध्यान से समझिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा सी एफ एम, हम घबराते रहते हैं कि हमारा सी एफ एम वीक है वीक है वीक है। ठीक है, दूसरी तरफ अब अगर मेरे को बुखार है, फीवर है, अगर मैं उसको लेके बैठा रहूँगा तो वो फीवर ठीक कैसे होगा? मुझे उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको अगर सी एफ एम से पास जाना है, अकाउंट्स से पार निकलना है, अकाउंट्स को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब आप कहो अकाउंट्स मैंने ज़िंदगी में पहले भी नहीं पढ़ा, 18 20 21 22 साल, ठीक है, उसको मैंने देखा ही नहीं, कम वीक में है उसमें, मेरा अकाउंट्स पहले ही पुअर है। दूसरी तरफ से हम कहें कि नहीं अब भी नहीं पढ़ना, पहले भी नहीं पढ़ा अब भी नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, और दूसरे से हम चाहते हैं कि पास भी हो जाएं। कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो सर, है ना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। यार ये चीज़ें बीकॉम में चलती हैं बच्चों। अगर आप वाकई चाहते हो कि देखिए यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से आप निकल जाओगे किसी तरीके से, मान लीजिए पतली गली से किसी न किसी तरीके से, मान लीजिए कहीं ना कहीं आगे जाके फिर फंस जाओगे। ठीक है ना, तो खाली यहाँ पे पास होना मुद्दा थोड़ी ना है, पास होके पैसा भी कमाना है ना, तो आगे भी आपको बैलेंस शीट आपको आनी चाहिए, आपको जर्नल पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत ही, आपको कंपनी की बागडोर कंपनी आपने संभालनी है, तो आपको हर चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है जो सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं। तो इसलिए सिर्फ जान मत छुड़ाइए, पढ़िए अच्छे से, उसको इन डेप्थ में समझिए सब्जेक्ट को। ठीक है ना, अच्छे तरीके से उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है जी, तो कुल मिला के अगर हम बात करें, अगर आप 4 महीने अच्छे से देते हैं तो बहुत मज़े से हमारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए ना, कुल मिला के अगर हम बात करें कि 4 महीने अगर आप ईमानदारी से सी एफ एम को दे देते हैं, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी सी एफ एम की। ठीक है ना, सी एफ एम की क्या, ग्रुप 1 की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो एक चीज़ आप मान लीजिए मेरी, कि सी एफ एम इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको एग्जीक्यूटिव, पूरी एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से आपकी पास करवा सकता है। क्योंकि जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, वो ये मान के चलें कि देखिए हम पास होते हैं ना शुरुआत में, तो फर्स्ट स्टेप में जब हम पास हो जाते हैं, हमारे अच्छे पेपर हो जाते हैं, बहुत अच्छे पेपर हो जाते हैं, तो हम दूसरे ग्रुप की भी तैयारी इमीडिएटली शुरू कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, जो लेट लतीफ़ हैं, वो ये समझते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट ये है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद हमें जब बुक्स आएंगी 1 महीना वेट करेंगे, 15 दिन वेट करेंगे, फिर उसके बाद हमें स्टडी स्टार्ट करना है। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद स्टडी स्टार्ट करने का मतलब कोई लॉ है ना, वो हमें स्टार्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता बच्चों, रजिस्ट्रेशन आप जब मर्जी करवाइए, ठीक है, बट स्टडी जो है वो सही समय पर स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रजिस्ट्रेशन तो बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही, इतनी सस्ती जो स्टडी है, आपको पता है प्रोफेशनल कोर्स, और जो आपकी ज़िंदगी बनाने वाली है, आपको ज़िंदगी भर कमा के देने वाली है। ठीक है ना, आपकी लाइफ टाइम एसेट बन जाएगी सी एस। ठीक है, वो चीज़ के लिए क्या, उसके अकॉर्डिंगली आप कंपैरिजन कीजिए ना, आप क्या, उसके कॉस्ट क्या है, चार्जेस क्या है, या उसकी क्लासेस की कॉस्ट क्या है। ठीक है ना, वैल्यू देखिए, वैल्यू देखिए कि क्या वैल्यू आपको लाइफ में ये सी एस कोर्स आपको देने वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए
CFM को बहुत ज़्यादा सीरियस लोगे, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली ज़्यादातर मैं बच्चों को देखता हूँ कि नेगेटिवली ये सीरियस लेते हैं, बस डरते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं, करते ही कुछ नहीं उसके ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि भाई बेड़ा पार लग जाए आपका। पहली बार में ग्रुप 1 निकला, साथ में ही ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दी, ठीक है, तो बड़े मज़े से आप CFM को प्यार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो CFM आपको प्यार करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हमें 4 महीने देने हैं स्टडी रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज के लिए। अब पेपर किस तरीके से आ रहे हैं, मैं आपको 2 पेपर की आपको शेयरिंग करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए पहले हम बात करते हैं दिसंबर 2023 में कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर किस तरीके से आया। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इसमें आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। इसमें शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आया 11 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल और 4 नंबर की थ्योरी आ गई। पहला क्वेश्चन हमारे को इस तरीके से आ गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का किस तरीके से बटा हुआ था, 3 हमारे को क्वेश्चन आया। रेशो 5 मार्क्स का आया, 5 मार्क्स का डिवेंचर आ गया, फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 नंबर का ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे में भी वही 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आ गए। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस एंड राइट शेयर और डिवेंचर का क्वेश्चन आया 5 नंबर में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो था कंसोलिडेशन के 2 क्वेश्चन आ गए 5 नंबर के, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का 5 नंबर का आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 5 के 3 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आ गए जो चॉइस में हमारे निकल गए, ठीक है। तो मतलब करना चाहो तो आप 60 नंबर की एक क्वेश्चन है, ये 4 या 5 नंबर का मैक्सिमम प्रैक्टिकल आप कह लो, सॉरी थ्योरी कह लो, कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज 54 मार्क्स का आपका मिनिमम प्रैक्टिकल आ रहा है 60 में से। बहुत रेयर होता है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको भी पता है मार्क्स आपने जितना पेपर अटेम्प्ट किया उतने मार्क्स आने की संभावनाएं पूरी होती हैं, पर थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। थ्योरी में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने चाहे अकाउंट्स की 60 नंबर की थ्योरी लिखी है तो 60 में से 25 या 30 भी आ जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, 20 की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का 60 मार्क्स का अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो मिनिमम 40 मार्क्स तो बड़े इजीली आ जाएंगे, अगर एक्यूरेसी है तो, ठीक है ना, 40 मार्क्स बड़े इजीली आ जाएंगे, मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि हर चैप्टर यहाँ पर इक्वली डिवाइडेड था, एक क्वेश्चन बड़ा आ गया वो शेयर कैपिटल का, वो किसी भी चैप्टर का आ सकता है, कभी कंसोलिडेशन का आ सकता है, जो बड़े चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो, कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आ सकता है ना। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बड़े चैप्टर कौन से हैं जो 15 मार्क्स के लिए डिजर्व करते हैं, शेयर कैपिटल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ सकता है, कंसोलिडेशन आ सकता है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है, कैश फ्लो और रेशो दोनों मिक्स करके आ सकता है, वेरी वेरी लॉन्ग जो क्वेश्चन है मिक्सअप करके आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं एफएम के ऊपर। एफएम ऑल टाइम फेवरेट जो इंस्टीट्यूट का हमेशा चैप्टर जो रहा है उसका नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इंस्टीट्यूट मान के चलिए आप, इंस्टीट्यूट का ऑल टाइम फेवरेट रहा है, वो 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 10, 5 और 5, 10 नंबर में कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पूछा, 5 नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया, और 5 नंबर में बैलेंस शीट पूछ ली, तो 20 नंबर का मतलब एफएम में 50% कवरेज जो है दिसंबर 23 के पेपर में यही कवर कर गया, वर्किंग कैपिटल का कल्ला क्वेश्चन। उसके बाद बाकी जो चैप्टर बचे उसमें से 4 चैप्टर में से 5 नंबर के इक्वली क्वेश्चन आए। मार्जिनल कॉस्टिंग का आया 5 नंबर का, कैपिटल बजटिंग आ गया 5 नंबर का, 5 नंबर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5 नंबर का डिविडेंड पॉलिसी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वली डिवाइड हो गया।
तो यहाँ पर भी आपके पास चॉइस थी, 40 में से 40 मार्क्स का अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये जो 5-5 नंबर के 4 आए हैं बहुत ऑर्डिनरी आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है जी। उसके बाद थ्योरी 15 मार्क्स की आ गई, 20 मार्क्स की। ठीक है जी, 15 नहीं 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी आ गई, ये आपको चॉइस में निकल गई। चलिए अब आते हैं जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पेपर आया। अब यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया वो किस तरीके से आया। उसमें एक 5 नंबर का रेशो पूछ लिया गया, 10 नंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ ली गई, डीयू पॉइंट एनालिसिस पूछ लिया गया, और एक और उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूछ ली गई। ठीक है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मा देखने को मिलेगा, फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन ही दे रखा। दिसंबर 23 और जून 24 के एक्चुअली में जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता था तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते थे, सर ये कौन फाइनेंशियल चैप्टर है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है। आप कह रहे हो कि बड़ा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। मैं बार बार बच्चों को बोलता था, तो वो कहते थे नहीं सर है ही नहीं, फाइनेंशियल तो सिलेबस में ही नहीं है। अब मान के चलो 2 महीने पहले एग्जाम के डेट से 2 महीने पहले बच्चों को यही नहीं पता कि भाई ये चैप्टर सिलेबस में भी है ये नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग भी बहुत सारे बच्चों को लगता है सिलेबस में नहीं है। ठीक है। ये स्टडी मटेरियल में अगर आप चैप्टर के इंडेक्स के अकॉर्डिंगली चलते हो तो, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो है उसमें एक्चुअली में इंडेक्स चैप्टर का नाम कुछ और है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग है। ठीक है ना, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग है। इसलिए एक्चुअली में ये जो 5-6 चैप्टर है ना, इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट है। मैं पिछले तकरीबन तकरीबन 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। तो चाहे वो कैश फ्लो है, रेशो है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, कंसोलिडेशन है, बजटरी कंट्रोल है। बजटरी कंट्रोल पहली बार जिंदगी में मैंने देखा है इंस्टीट्यूट ने अपने से अलग किया है, अकाउंट से बजटरी कंट्रोल निकाल दिया। अदरवाइज मान के चलिए 2010 से लेकर अभी तक बजटरी कंट्रोल हमेशा किसी न किसी तरीके से सिलेबस का पार्ट रहा है। और ये जो चैप्टर मैंने बोले आपको, कैश फ्लो, रेशो, मार्जिनल कॉस्टिंग, कंसोलिडेशन, ठीक है ना, और आपका ये बजटरी कंट्रोल था, ये सारे चैप्टर हमेशा हुआ करते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। बस बजटरी कंट्रोल निकाल दिया। अब आप खुद सोच रहे हो मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली में कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्टिंग का चैप्टर है, बट इन्होंने एफएम में डाला हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए ये चैप्टर मान के चलिए कैश फ्लो, रेशो, मार्जिनल कॉस्टिंग, कंसोलिडेशन, शेयर कैपिटल, ये हमेशा आएंगे ही आएंगे। ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है। अब उसके बाद देखिए बहुत इजी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आया। रेशियो आ गया 7 मार्क्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ईसॉप का आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन छोटे छोटे, अंडर रेटिंग आया गया 5 मार्क्स का, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, आसान है बिल्कुल। कंसोलिडेशन आ गया 5 मार्क्स का, कैश फ्लो आ गया 5 मार्क्स का। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, कुछ चैप्टर जो बड़े बड़े हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए मार्क्स तो सबके बराबर ही आ रहे हैं। कंसोलिडेशन में आपने जितनी मेहनत करी या जितना टाइम हम देते हैं उतनी देर में 4 चैप्टर तैयार हो जाते हैं। मार्क्स तो मार्क्स ही हैं। अब कंसोलिडेशन में 5 नंबर आपने लिए तो वो अंडर रेटिंग के 5 नंबर के, अगर अंडर रेटिंग में भी 5 नंबर आए तो मार्क्स ही हैं भाई, चैप्टर जौन से में मर्जी आए। इसलिए हमेशा हमेशा मैं हर बच्चे को बोलता हूँ और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको पार होना है, बहुत ही नॉर्मल सी एफर्ट्स में पार होना है, ज़बरदस्त तरीके से पास होना है, मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको अच्छी प्लानिंग के साथ जाना होगा, है ना। और देखिए अंडर राइटिंग, बोनस एंड राइट शेयर, ठीक है, शेयर कैपिटल, रेशो, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ईसॉप हो गया, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है जिसमें टेक्निकलिटी लेवल ना के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर आप 60 में से
30 नंबर इन इजी इजी चैप्टर में से अगर आप बहुत ही डेफिनेटली मतलब गारंटेड वाले अपने पॉकेट में कर लेते हैं तो बहुत ही मज़े से आपके 30 में से 25 नंबर आपके मान लीजिए यहाँ पर आ गए। ठीक है, बाकी 30 में से अगर आपके 10 नंबर भी आ गए, सिर्फ 10 नंबर, तो 25 और 10 35 नंबर तो आपने यहाँ पर ही निकाल लिए। बस आपको जो रेड लाइन है मतलब 40 वाला जो एरिया है, अब नेक्स्ट एफएम के 40 में से 5 नंबर चाहिए। अब उसमें से भी बहुत आसान तरीका होता है 40 में से 15 से 20 नंबर लेने का। छोटे छोटे जो चैप्टर हैं जिनमें से आना ही आना है, जिसमें कोई टेक्निकलिटी लेवल है ही नहीं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी बिल्कुल आसान है। ये तीनों चैप्टर में से मान के चलिए 15 नंबर का पेपर आ जाता है। ठीक है, जिसमें से बहुत मज़े से 15 में से 15 आ जाते हैं, वहाँ पर टेक्निकलिटी लेवल है ही नहीं। तो आपको 50 से 60 नंबर का पेपर इस तरीके से निकालना होगा सीएफएम का, किसी भी तरीके से साइड करना होगा कि आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से उन 60 मार्क्स के पेपर में बहुत ही मज़े से 45 मार्क्स स्कोर कर लो। अब बाकी जो बचा 40 नंबर का, वहाँ पे आपके जितने आ गए वो आपके बोनस हैं, वो आपको ऊपर 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 लेके जाने में मदद करेगा, बाकी सब्जेक्ट्स के पास होने में मदद करेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ, एक सी एस एग्रीड का स्टूडेंट था, बोथ ग्रुप दे दिया उसने, तो उसके 83 मार्क्स आ गए सी एफ एम में। ठीक है, 83 मार्क्स आ गए सी एफ एम में, और 56 या 59 मार्क्स आए उसके टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में। ठीक है, तो मान के चलिए बाकी में उसने बस पासिंग मार्क्स थे, तो वो दोनों पेपर जो है वो बाकी पांचों की एवरेज बना गए, बाकी रिमेनिंग 5 की एवरेज बना गए। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आप कंट्रोल में करते हैं तो पास होने की संभावनाएं बहुत इजीली अपना बंदा वहाँ पे क्रैक कर जाता है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप ही, अगर आप अच्छे से एफर्ट्स देते हैं, बट अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हर चैप्टर के 100 200 क्वेश्चन करने बैठ जाओ। ठीक है ना, मैं आपको इसके बाद पहले कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ आवर्स बताई कि डेली कितने पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितने, अब आपको बताता हूँ कि कितने महीने में बताया कि कितने महीने में आपका सिलेबस होना चाहिए, देने चाहिए आपको, अगर आप चाहते हो कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए आपका सी एफ एम। ठीक है, आपको सी एफ एम के साथ प्यार हो जाए, सी एफ एम को आपके साथ प्यार हो जाए कि भाई इस बंदे को मेरे को पास करवाना ही करवाना है सी एफ एम के दम पर। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5 मार्क्स का आया, डिबेंचर 5 मार्क्स का आया, शेयर कैपिटल 5 मार्क्स का आया। ठीक है, और उसके बाद ये थ्योरी आई 5 नंबर के ए एस का थ्योरी का, वो एक लीवरेज का, और एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ एफ एम का। देखिए एफ एम का जो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है 20 नंबर का, जून 24 में 10 नंबर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, 5 नंबर की डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरी आ गई, वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल बेस ही थी। ठीक है ना, जो वोल्टर मॉडल होता है, वोल्टर मॉडल की उन्होंने ऑप्टिमम अप्रोच पूछ ली उसमें, तो वही जो प्रैक्टिकल में है वही थ्योरी को एक्सप्लेन करना था। और लीवरेज का आ गया 5 मार्क्स का। ठीक है, अब ये 20 मार्क्स का और कंपल्सरी क्या आया, डिविडेंड पॉलिसी 5 मार्क्स में आ गया, इन्वेंट्री आ गया, और एक इन्होंने एक्चुअली में सिक्योरिटी लॉ वाला जो सी एम एस एल आपका पेपर नंबर 5 है, उसका क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डाल दिया। ठीक है, पूरे पेपर में बस ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में गेम करके बच्चों के साथ। ठीक है ना, तो 20 मार्क्स की थ्योरी आई कुल मिला के। तो ये आपने देखा कि बाकी एक क्वेश्चन जो होता है कॉर्पोरेट में, एक क्वेश्चन एफएम में लॉन्ग डालते हैं, बाकी सारे पैरेलल एक जैसे ही होते हैं, 5 मार्क्स के छोटे 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 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है, यहाँ पर आपको सभी चैप्टर को, अगर मैं एफएम की बोलूँ कि कौन से बड़े चैप्टर आपको करने हैं, पहले छोटे छोटे करने हैं। ठीक है, फिर बाद में बड़े बड़े, जैसे कि कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों चैप्टर, और वर्किंग कैपिटल।
इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा कि आप सबसे पहले करिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर करिए वर्किंग कैपिटल, फिर करिए कैपिटल बजटिंग। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर की बात कर रहा हूँ, बाकी छोटे चैप्टर पहले ही कर लीजिए चाहे। ठीक है, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू एफएम है, लीवरेज है, डिविडेंड पॉलिसी है, ठीक है, ये पहले ही निपटा दीजिए। तो फिर आप इस सीक्वेंस में चलिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और होता है बच्चों का मोस्टली, जो मैं पहले ही लेक्चर में बता देता हूँ आपको, कि सर क्या अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है? बिल्कुल बच्चों, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है। मान लीजिए वर्किंग कैपिटल का आपका क्वेश्चन आया, 10 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, 5 नंबर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया, 5 नंबर में बैलेंस शीट पूछ ली। अब मान लीजिए आपसे सिर्फ एक ही गलती हो गई। एक ही गलती क्या हो गई? फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। अब फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, जिससे क्या हुआ? नंबर एक, वर्किंग कैपिटल रॉन्ग हुआ। नंबर दो, वहां पर आपका पी एंड एल का आंसर रॉन्ग हो गया। पी एंड एल में प्रॉफिट रॉन्ग हो गया। बैलेंस शीट में एसेट साइड रॉन्ग हो गई। ठीक है जी, तो ऐसा, फिर तो जीरो हो गए मार्क्स हमारे। फिर तो मार्क्स जीरो हो गए, क्योंकि सब कुछ ही गलत हो गया। वर्किंग कैपिटल का आंसर गलत हो गया, वर्किंग कैपिटल नहीं मिली, पी एंड एल भी नहीं मिला, ना बैलेंस शीट मैच करी। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता बच्चों कि एक गलती हुई है जिसकी वजह से आपके 20 नंबर काटा बज गए, क्रॉस हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं अपने बाकी एंट्रियाँ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, डेटर, क्रेडिटर, है ना, तो ये सब कुछ, कैश बैलेंस, ये सब कुछ अगर आपने सही किया है तो उसके नंबर मिल जाएंगे। वर्किंग आपने दिखाई है, कैलकुलेशन आपने दिखाई है, तो आपके क्यों नंबर कटेंगे? सही है ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर पहली बात मैंने क्लियर कर दी आपको कि स्टेप मार्किंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें आपको वर्किंग नोट्स, प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, इन तीनों में बहुत अच्छे से फोकस करना है। कारण अब देखिए, हम इतना मेहनत कर ही रहे हैं, अब सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि आपने इस सब्जेक्ट पे मेहनत कर रखी है? सर, क्यों नहीं पता लगेगा? हमारा जब आंसर एक्यूरेट होगा तो सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कि भाई हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी सी पुअर है, हमारी हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन थोड़ी सी जेन्युइन वे में नहीं लगी। देखो, एक चीज़ तो क्लियर ही है ना, अगर हम इतनी इतनी मेहनत कर ली है, बाकी सब चीज़ में एक्यूरेसी है हमारी, तो क्यों ना हम थोड़ी सी और एफर्ट्स लगा लें कि भाई हमारा हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए, सुधर जाए, सुंदर हो जाए, प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट हम अच्छे से प्रेजेंट कर दें, है ना, सुंदर, सुशील सुशील टिकाऊ तरीके से, है ना, उसकी मेकअप कर दें। तो मेकिंग अगर लास्ट अच्छे से हो गई तो सामने वाले बंदे को बिल्कुल हमारा इंप्रेशन जाता है ज़बरदस्त वाला। फिर 5 नंबर में से 5 आते हैं, 10 में से 10 आते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत ही गलती हो भी जाती है ना, तो
नाम के बराबर नंबर काटते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इम्प्रेस करना है तो आपको ये सब चीज़ों का पैकेज बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हो, आपको शानदार तरीके से आपकी जर्नी रहे CFM की, और ज़िंदगी भर आपको अकाउंट्स कभी ना डराए। आगे जाके बैंकिंग नाम का आपको प्रोफेशनल में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसमें अकाउंटिंग के ही एक्चुअली में है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चों को मैंने तकरीबन, अगर मैं बात करूं 2012 या 13 में, 12, 13 और 2014 में बैंकिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है, 7 या 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसमें से एक सब्जेक्ट बैंकिंग का था। बैंकिंग में प्रैक्टिकल इतना ज़बरदस्त आता था, ये वर्किंग कैपिटल का आता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आता था। तो मतलब जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आता था ना, उसमें से ओपन बुक, आपको पता है ओपन बुक है बैंकिंग, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ओपन बुक है। तो उस समय आप मान के चलिए बच्चों के 70 मार्क्स आ जाते थे प्रोफेशनल में। जी हाँ, CS प्रोफेशनल में प्रैक्टिकल का इतना एक्चुअली में खासियत है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मेजोरिटी बच्चा CS का डरता है। वहीं पर हमारे को बेनिफिट लेने का फ़ायदा है, जब नॉर्मली सारे डर रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट भी आप देखोगे क्वेश्चन पेपर बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल का आता है, सिर्फ डराने के लिए, आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें बस ऐसा मतलब कुछ ना कुछ 5-7 नंबर का छोड़ देते हैं, शिगुफा छोड़ देते हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है, बस वहीं पर ही घबरा जाता है। तो इसलिए कोशिश आपको करनी है कॉर्पोरेट में खास करके पहले क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, दूसरे से शुरू करो, पूरा 45 नंबर का क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से करो, मज़े से मक्खन मलाई की तरह क्वेश्चन होगा। फिर आप पकड़ो सेकंड पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में वर्किंग, अगर मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन जो आया, जैसे जून 24 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आ गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद 5 नंबर का डिविडेंड का आ गया, बीच में ही लीवरेज का आ गया, तो वो नॉर्मल था। उससे अगला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो आपका तकरीबन 70-80% पोर्शन ऐसे ही निकल गया, ठीक है। वर्किंग ये चीज़ों का आपको पैकेज अच्छे से बना के रखना है। दूसरी चीज़, चैप्टर किस तरीके से करने हैं, ठीक है। छोटे चैप्टर को कोशिश करनी है शुरुआत में करने हैं हमने, क्योंकि ये जो छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स आपको बहुत ही एक्चुअली में इजीली मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे, छोटे चैप्टर, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकलिटी लेवल नहीं होता, कभी भी याद रखिएगा। कैपिटल बजटिंग, ये चैप्टर्स में आपको पता है जितना मर्जी आप कर लो, इंस्टीट्यूट अगर आपको लटकाना चाहे ना, फंसाना चाहे, तो जिस तरीके से मर्जी से फंसा सकती है आपको, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट के हाथ में है, कंसोलिडेशन जिस मर्जी लेवल पर वो आपको लटका सकते हैं। बोनस शेयर में क्या लटकाएंगे यार, लीवरेज में क्या लटकाएंगे, है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाय बैक, बहुत ही ईसॉप, शेयर कैपिटल, ठीक है, ये एक्चुअली में टेक्निकलिटी लेवल ना के बराबर होता है इन चैप्टर में। इसलिए प्रॉपर प्लान करके हम लोग चलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा और चलते जाएंगे। तो अभी तक हमने CFM के पेपर के बारे में पढ़ा, समझा, आज इंट्रोडक्शन करी, जान पहचान हुई हमारी CFM के साथ कि किस तरीके से हमारा कुल मिला के 100 नंबर का पेपर आता है, आपको हैंडल किस तरीके से करना है, कितने महीने देने हैं, कितने घंटे डेली के देने हैं, और आपको कोशिश करनी है हर चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका क्या होता है, चैप्टर को पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है। चैप्टर में आपको जरूरी नहीं होता कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, नहीं, हर चैप्टर के आपको 50-50, 100 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आपने मान लीजिए वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए, 10 क्वेश्चन करवाए, 20 क्वेश्चन करवाए, तो उसके साथ के एक एक क्वेश्चन भी आप कर लोगे, दैट इज अनफ। और सेकंड टाइम में वही क्वेश्चन कर लीजिए जो मैंने वीडियो लेक्चर में करवाए, फिर आप उसके बाद क्वेश्चन पर उठा के देखिए, आप कहोगे सर ये तो बड़े प्यार से हो रहे हैं, बहुत आराम से आप पास हो जाओगे, बढ़िया तरीके से खुशी खुशी, राजी खुशी पास हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और
जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी अगर बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।